ओके, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई क्या? और मेरे सब्जी बेचने वाले बच्चे कैसे हैं? हाँ, जो सब्जी मंडी बना देते हो तुम तो। हाँ बिल्कुल। देखिए, सब्जी मंडी देखिए तुमने? जब तक सब्जी वाले के पास नहीं जाते पता नहीं चलता वो क्या बेच रहा है, किस भाव पे बेच रहा है। तो सेम वही तुम्हारे साथ हाल हो रहा है। मैं यहाँ पे होता हूँ तो उस टाइम ऐसा फील होता है कि वही सब्जी मंडी वाला माहौल चल रहा है ना? चलो, कल का रिवाइज कर लिया क्या बेटा? रिवाइज कर लिया? पक्का? सोच के बोलना। नो सर, अब आई ना सही बात। क्यों नहीं किया रिवाइज? ठीक है, किस किसने रिवाइज किया? वेरी गुड। और किसने नहीं किया? उसमें कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। दो चार कोई ईमानदार बच्चे हैं मेरी तरह, वो हाथ खड़ा करेंगे मैंने नहीं किया सर। तो बेटा रिवाइज करना है, क्योंकि ये चीज जो है वो ऐसी है कि आप रिवाइज नहीं करोगे, एक बार तो कम से कम पढ़ ही लेना है इसको। आप नहीं पढ़ोगे तो उसको वापस याद करने का कोई मतलब नहीं है, उसका पढ़ने का मतलब नहीं है। अभी मैं पूछूं धूप घास का साइंटिफिक नेम क्या है? ठीक है, जिसने रिवाइज किया वो आंसर दे सकता है, लेकिन रिवाइज नहीं किया तो अपन उसमें हिचकिचाएंगे, होगा ना? तो वो चीज अगर अपन एग्जाम तक छोड़ दे कि यार ठीक है जब एग्जाम आएगा तब रिवाइज करेंगे, तो उस दिन क्या होगा, उस प्रेशर की वजह से हमारे ऊपर जो एक बहुत बड़ा पहाड़ होगा कि हाँ एग्जाम आ गया, उसकी वजह से हम उसको याद भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उस दिन का इंतजार मत करो, वो आ जाएगा वो दिन जब एग्जाम होगा, लेकिन उसका वेट मत करो। ठीक है, तुम अपने हिसाब से पढ़ते चलो, रिवाइज करते चलो, एग्जाम जिस दिन होना होगा हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम फॉर्म तो अभी तक आया नहीं बेटा, है ना? तो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर हो सकती है और कईयों के लिए बुरी खबर भी हो सकती है कि कुछ लोग 8 मई को एक टारगेट मानकर चल रहे थे कि मुझे 8 मई तक अपना कोर्स कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि एग्जाम दे सकूं। उन बच्चों के लिए बुरी खबर कि हो सकता है कि डेट आगे बढ़ जाए, और जो चाहते थे कि नहीं मेरा तो अभी तक कुछ नहीं हो रहा, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि 8 तारीख से आगे बढ़ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा बढ़ जाएगी, बट अभी तक अगर एग्जाम फॉर्म नहीं आए हैं, आज कितनी तारीख हो गई? 6 मार्च हो गई, अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं आए हैं, जबकि 14 फरवरी को आ जाने चाहिए थे। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है डेट आगे बढ़ जाए। तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो 8 तारीख के हिसाब से ही रखें। ऐसा नहीं कि एग्जाम फॉर्म नहीं आया तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जोधपुर यूनिवर्सिटी है, वहाँ के लोग जो मेहनती हैं, उनका बस चला तो 7 दिन में सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे, तो फिर तुम्हारे मंसूबों पे पानी फिर जाएगा। इसलिए 8 तारीख जो है उसी को एक टारगेट मानकर चले कि आपको उसी दिन एग्जाम देना है। अगर बाद में हो सकता है डेट आगे बढ़ जाए तो वो तुम्हारे लिए और अच्छा है, तुम अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो, है ना? तो इसीलिए उस हिसाब से चल के अपने पेपर्स जो है उनको देखे। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बेटा? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो? रेगुलर कर रहे हो? क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे एग्जाम के पैटर्न का पता तुम्हें नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपके जहां से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, इवन हो सकता है कि कई जगह यूट्यूब पर जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हो, कोई टेस्ट की क्लासेस लग रही हो, तो आप वहां से भी है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी क्या तैयारी है। ठीक है, वहां पर बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, तो आप वहां से खुद को वहां पर परख सकते हैं कि नहीं मेरा क्या हाल है और दूसरों का क्या हाल है ना? ये चीज होती है। इवन मैं आज भी ये चीज करता हूँ, मैं जिसकी तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए मैं टेस्ट रेगुलर देता हूँ। दिल के चाहे 5 क्वेश्चन सॉल्व करो चाहे 10 क्वेश्चन करो, पर उसके टेस्ट सीरीज जो है वो मैं करता हूँ। तो मुझे उससे एक अच्छा फायदा मिलता है कि वहाँ 1000 बच्चे अगर टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें पता लगता है कि 1000 में से 800 लोगों ने सही आंसर दिया और 200 लोगों ने गलत दिया, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। ठीक है, तो उससे पता लगता है कि नहीं मुझे और तैयारी करने की जरूरत है, मुझे इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है। तो वो अपना आईना है एक तरह से। तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आपके पेपर की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट में वहां पे एग्जाम में जाके तो क्वेश्चन ही सॉल्व करने है ना? तो इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करें। और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये अपना मोटिव मत रखना कि मुझे सही आंसर लाना है। ठीक है, सही आंसर आ जाएगा, लेकिन अपन को क्या करना है, चारों ऑप्शंस और क्वेश्चन वो समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उन चारों ऑप्शन का क्या मतलब है। एक बहुत अच्छी चीज जो है वो मैंने सेल्फ जो है वो सीखी एक बार, जब मेरे बहुत ज्यादा नेगेटिव होने लगे। कई पेपर्स ऐसे हुए जिसके अंदर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि मैं जो है क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ता क्वेश्चन क्या है।
दूसरी गलती ऑप्शन ढंग से नहीं पढ़ता था। अब मेरे को ये चीज पता पड़ गई कि मेरी गलती कहाँ पर है, कि मैं ऑप्शन सही से नहीं पढ़ रहा हूँ। फिर ऑप्शंस पढ़ने चालू करें। जैसे अगर पूछ लिया कि दूब घास का साइंटिफिक नेम क्या है, तो मुझे पता है साइनोडोन डेक्टाइलोन है। अगर मुझे नहीं पता तो मुझे 4 ऑप्शन दिखेंगे। कितने? 4 ऑप्शन। एक दे दिया साइनोडोन डेक्टाइलोन, एक दे दिया आर्चिमोन मैक्सिकाना, एक दे दिया वहां पर पार्थिनम हिस्टेरोफोरस, एक दे दिया वहां पर धतूरा फेस्टुसा। तो अब मुझे चारों ऑप्शंस जो है वो पढ़ने हैं और चारों ऑप्शन के आंसर करने हैं कि ये किसका नाम है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? आप एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, कितने क्वेश्चन कर रहे हो? 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वहां पे। ठीक है, आप वहां पर उसके सामने लिख दो धतूरा फेस्टुसा किसका है? धतूरा का। पार्थिनम हिस्टेरोफोरस गाजर घास का। साइनोडोन डेक्टाइलोन दूब घास का। आर्चिमोन मैक्सिकाना सत्यानाशी का। कितने क्वेश्चन हो गए तैयार? 4 क्वेश्चन तैयार हुए और ये मुझे डेफिनेटली मेरे एग्जाम में हेल्प करेंगे। करेंगे या नहीं? तो इस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। आप सही आंसर के पीछे नहीं भागे। ठीक है, सही आंसर आ जाएगा अगर आपने चारों ऑप्शंस अच्छे से समझ लिए, अच्छे से पढ़ लिए और आपको चारों ऑप्शन का पता है कि ये कौन क्या है, तो सही आंसर नहीं आएगा क्या? आएगा, है ना? तो हड़बड़ाहट नहीं करनी है। ये नहीं कि जैसे ही पूछ लिया वहां पर पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस किसका साइंटिफिक नेम है, वहां गाजर घास ढूंढने लग गए। आंसर तो वही है, बाकी 3 ऑप्शन भी एक बार पढ़ो कि क्या है, वो किसके हैं। तो आपके एक साथ ही एक की जगह 4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते हैं। और एग्जाम में ये चीज आपको हेल्प कब करेगी? जब आप चारों ऑप्शन तरीके से पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे, वहां पर फिर गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करें। चलिए, हमने लास्ट में कहां तक बात कर ली थी? ओके, यहीं पर थे क्या? केमिकल मेथड्स जो है वो पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने पहली चीज जो है वो क्या पढ़ी थी बेटा? कि केमिकल कंट्रोल जो है उसके अंदर हमारे पास 2 मेन वर्ड्स है, एक है वीडीसाइड और एक क्या है? हर्बिसाइड। वीडीसाइड का मतलब खरपतवारनाशी और हर्बिसाइड का मतलब शाकनाशी। आपके एग्जाम के अंदर ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना कि आपको एग्जामिनर शाकनाशी भी दे सकता है और खरपतवारनाशी भी दे सकता है, दोनों दे सकता है। आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना है कि ये शाकनाशी और ये खरपतवारनाशी में कैसे दे दिया, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, कल बता दिया था कि ये क्या है? बचपन का नाम है और ये क्या है? उसके स्कूल का नाम है जो अब चल रहा है। ठीक है, और आगे जब भी होगा हर्बिसाइड ही चलेगा, पर एग्जामिनर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए हर्बिसाइड की जगह वीडीसाइड दे सकता है। वर्ल्ड का पहला हर्बिसाइड कौन सा था? 2,4-D। किसने खोजा बेटा? हिचकॉक और जिमरमैन ने। लेकिन उसकी रासायनिक प्रकृति मतलब हर्बिसाइड किससे पता लगाया? मार्च और माइकेलिस ने। 5 साल का अंतर है। 1940 में खोज हुई, 1945 में शाकनाशी प्रवृत्ति के बारे में बताया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें यहां पर कि हमारे पास जो शाकनाशी है उनको हम डिवाइड कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं बहुत बड़े लेवल्स पर। आप चाहे एमएससी में चल जाएं, चाहे पीएचडी में चल जाएं, वहां तक भी आपसे जो है ये टॉपिक पूछा जाता है कि हर्बिसाइड्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया आपने। तो पहले तो हमें ये पता हो कि क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है। तो कारण क्या है बेटा? इसका जो नाम है, कौन सा नाम? शाकनाशी। क्या नाम है? शाकनाशी। ये नाम ही कारण है क्लासिफिकेशन करने का, क्योंकि ये हर प्रकार के पौधों को नष्ट कर सकता है। इसीलिए हमें वर्गीकरण करना जरूरी है कि कौन सा हमारा केमिकल है जिसको हम किस टाइम पर यूज करें और किस फॉर्म में यूज करें कि उसका फायदा हो, नुकसान नहीं हो। ठीक है, तो उस बेसिस पर हर्बिसाइड्स को हमने 3 भागों में बांटा है, मतलब 3 तरीके से उसका क्लासिफिकेशन किया है। कितने तरीकों से किया? 3 तरीकों से। ठीक है, पहला हमने किया उसकी प्रकृति के आधार पर कि वो किसको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, दूसरा हमने किया बेटा टाइम के आधार पर कि किस समय पर उसका उपयोग जो है वो हमें करना चाहिए फसलों में। ठीक है, और तीसरा हमने किया कि वो चलता है या नहीं चलता। ठीक है, मतलब उसको एक जगह आपने रख दिया तो वहां से पूरे पौधे में फैल जाएगा या नहीं फैलेगा, उसके आधार पर। तो 3 तरह के मेन क्लासिफिकेशन है, वो आपको अच्छे से कोर्स के हिसाब से याद रखना है। पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन बेटा वो किस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्टिविटी, या फिर हम कह सकते हैं चयनात्मकता के आधार पर। किसके आधार पर है? चयनात्मकता के आधार पर।
ओके चलो, सबसे पहले ये समझ ले कि चयन करना या चयनात्मकता क्या चीज होती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि पूरी भरी हुई भीड़ है। अब जैसे मैं कोई भी एक नाम ले लूं, मैं कह दूं बुद्धि प्रकाश कौन है, तो आप सभी हाथ थोड़ी खड़ा कर दोगे कि मैं हूं। जो होगा वही तो कहेगा ना, हाँ मैं हूं, यही होगा। तो ये क्या है, चयन है। क्या है, चयन है। मान लिया आप सब में से कोई सबसे ज्यादा मस्तीखोर है और मैं उसका नाम लूं कि हाँ ये खड़े हो दो, तो सारे थोड़ी उसका साथ दोगे। क्या होगा, वो अकेला ही बोलेगा कि हाँ मैं हूं सर। तो यही चयनात्मकता है, यही सिलेक्टिविटी है कि जब आप आपके हर्बिसाइड को अप्लाई करते हैं क्रॉप के अंदर, तो क्या वहां पर केवल क्रॉप है क्या? नहीं, वहां पर बहुत सारे वीड्स भी हैं। और वीड्स के अंदर हम बात करें तो सब अलग अलग फैमिली के होंगे। कोई छोटे वीड होंगे, कोई बड़े वीड होंगे, कोई डाइकोट होंगे, कोई मोनोकोट होंगे। अलग अलग प्रकृति के बहुत सारे वहां पर पौधे उपलब्ध हैं। अब चयनात्मकता क्या कहती है कि आप चाहे फसल के अंदर उसको छिड़काव करो, वहां कितने भी वीड उग रहे हो, हमारा जो केमिकल है वो फसल को छोड़ देना चाहिए। मतलब फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और बाकी खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। इसको क्या कहा जाएगा, चयनात्मकता कहा जाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे बेटा, अगर डेफिनेशन लिखना चाहे कि चयनात्मकता क्या होती है, तो हम कहेंगे फसल को हानि पहुंचाए बिना खरपतवारों को नष्ट करना, ये क्या कहलाएगा, चयनात्मकता कहलाएगा, सिलेक्टिविटी कहलाएगा। अगर कोई हर्बिसाइड ऐसा करता है तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो हर्बिसाइड है वो कैसा है, चयनात्मक या वर्णात्मक। वर्णात्मक भी कह सकते हैं इसको। तो चयनात्मक शाकनाशी है या फिर वर्णात्मक शाकनाशी है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। चलो, अब यहां पर हम दो टाइप के हर्बिसाइड की बात करेंगे कि एक जो ऐसा है जो चयन कर सकता है और एक जो ऐसा है जो चयन नहीं कर सकता। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले यहां पर हम बात कर ले ऐसे हर्बिसाइड की जो चयन कर सकते हैं, जिसको हम क्या करेंगे, सिलेक्टिव हर्बिसाइड, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, चयनात्मक हर्बिसाइड या फिर वर्णात्मक हर्बिसाइड। ठीक है, मतलब जो चयन करने की क्षमता रखते हो। एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास बहुत सिंपल से है। पहला तो आप सभी जानते हो, हर एक पर्सन को उसका नाम याद है, कौन सा है, 2,4-D। ठीक है, हम जानते हैं बहुत अच्छे से, बहुत बार कहा जाता है कि 2,4-D है वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण करता है और जो सकड़ी पत्ती वाले उनको छोड़ देता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ गया हमारे पास, एक तो 2,4-D। दूसरा, इसके अलावा बात करें, एक हमारे पास कौन सा बेटा, आइसोप्रोटूरोन। कौन सा है, आइसोप्रोटूरोन। इसके अलावा हम बात करें तो एक हमारे पास है एलाक्लोर। ओके, एक हमारे पास है कौन सा, एट्राजीन। और एट्राजीन का बड़ा भाई कौन है, सीमाजीन। ओके, और एक हमारे पास है पेंडीमिथेलिन। कौन सा है बेटा, पेंडीमिथेलिन। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए बेटा, 6 हर्बिसाइड हो गए। 2,4-D भी तो है, 5 लिख रहे हो गए, ये 2,4-D भी ऐड करना है इसमें। कितने हो गए बेटा, 6 हर्बिसाइड हो गए, जो कैसे याद रखने हैं कि ये चयनात्मक है, ये चयन कर सकते हैं। आपके लिए जो क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से वो बिल्कुल सिंपल सा बनता है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और चारों ऑप्शन में से पूछ लिया जाएगा कि सिलेक्टिव कौन सा है, नॉन सिलेक्टिव कौन सा है। ठीक है, तो आपको अगर ये नाम पता है कि हाँ ये सिलेक्टिव है तो आप आंसर दे सकते हो, नहीं पता तो आंसर नहीं आएगा, वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहां पर इसको याद रखने की भी ट्रिक है। ठीक है, याद कैसे रखना है, दो IASP क्या है, 2 IASP है। ठीक है, सिंपल सा याद रखें, 2,4-D, आइसोप्रोटोन, एलाक्लोर, एट्राजीन, सीमाजीन, पेंडिमिथेलिन। ठीक है, इस तरह से याद रखें। अब ये मत करना है यहाँ पे पेंडिमिथेलिन है, पीस है, वहां पे कोई दूसरा हर्बिसाइड करके आ जाओ। आपको नॉर्मल यही हर्बिसाइड याद रखने हैं। अगर कोई नया हर्बिसाइड दिया जाएगा तो ये मानकर चलना कि वहां पर सभी को कंफ्यूजन होने वाला है।
ठीक है। वहां पर जैसे हमको प्रोटीला क्लोर दे दिया, अब हमें सोचते प्रोटीला क्लोर क्या है, वो एला क्लोर की फैमिली का सदस्य है, उसका भतीजा है, भांजा है। तो एला क्लोर कैसा है, चयनात्मक है कि नहीं है, तो वो भी कैसा हो जाएगा, चयनात्मक होगा। ठीक है, पेंडिमिथिलिन दे दिया, इसकी जगह हमको दूसरा कोई भी हर्बिसाइड जिसके आगे लास्ट में लीन लग रहा है, कोई हर्बिसाइड याद हो जिसके लास्ट में लीन लगता हो, फ्लूक्लोरिलिन आ गया आंसर। फ्लूक्लोरिलिन जो है वो भी इसी के साथ आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस है, जो तरीके हैं इनको याद करने के कि ये चयनात्मक है या नहीं है। आपको एक फॉर्मूला सिंपल सा याद रखना है, 2IAS क्या है, P है। ठीक है, तो 2IAASP ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या है, सिलेक्टिव है। इसको याद करने का तरीका क्या है, सभी की ट्रिक्स बताऊंगा अभी मैं आपको, सिर्फ अपनी कॉपी के ऊपर ये फॉर्मूला लिखकर उसके आगे लिख देना क्या चीज है ये। ठीक है, तो आप इस तरह से उसको याद कर सकते हो, और बहुत सिंपल से, ज्यादा नहीं है। आपको कुछ नाम ही है याद करने, ये मान लो 10-12 नाम है बस, साइंटिफिक नेम नहीं है, ये सिंपल नाम है, अच्छे से याद कर लो। याद नहीं होता है तो क्लास में 2-4 दिनों के नाम रख दो, जो सबको परेशान करता हो उसको कहते हैं 240 है, या फिर ऐसा हो जो सबको बहुत ज्यादा ही परेशान करता है और सबके पास में बैठकर उसकी कॉपियां छीन रहा हो, उसका नाम रख दो, ग्लाइफोसेट रख दिया उसका, कुछ भी नाम जो है आपस में रख कर भी आप इसको याद कर सकते हैं। ये तरीके हैं। हमको मजाक लगता है कि सर ऐसे कैसे याद होता है, बेटा ऐसे ही याद होता है। याद करने की मन में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे याद करना है। 10 लोगों के नाम रख लिए, इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, किसी का नाम लग दिया सिस्टो सर का ग्रिगेरिया, ये सर ये तो लोकस्ट है। चलो नेक्स्ट बात करें बेटा, दूसरा हमारे पास जो है वो कौन से, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, या फिर हम क्या कहेंगे, अवर्णात्मक शाकनाशी, या फिर इसी को क्या कहेंगे, अचयनात्मक शाकनाशी। सिंपल सा इसका मतलब हो गया, ऐसे शाकनाशी जो चयन नहीं कर सकते, उनके पास वो पावर नहीं है कि वो क्रॉप के बीच में और वीड के बीच में डिफरेंस कर सके, उसे हम क्या कहेंगे, अचयनात्मक शाकनाशी। ठीक है, चलो अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो पहले। तो हमारे पास 2 हर्बिसाइड अवेलेबल है, मान लो मैं 2,4-D लिया है और ग्लाइफोसेट लिया है, एक चयनात्मक है एक अचयनात्मक है। मैं गेहूं में कौन सा उपयोग करूंगा, चयनात्मक, और मेरे घर के पास में खाली प्लॉट है, वहां पर बहुत सारे वीड उग रहे, वहां कौन सा उपयोग करूं। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां से एक पॉइंट जो है वो याद करना कि जो हमारे अकृषित क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र बेटा, अकृषित क्षेत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन क्रॉप एरिया। क्या बोलते हैं, नॉन क्रॉप एरिया। वहां पर किसका उपयोग किया जाएगा, तो हम कहेंगे नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड का उपयोग किया जाएगा। इसको आप दूसरे शब्दों में बंजर भूमि भी कह सकते हो। ठीक है, बंजर भूमि या खाली भूमि है जहां पर क्रॉप नहीं है, वहां पर इनका यूज किया जाएगा। इसको याद रखना सबसे सिंपल है, क्या याद रखना है, जीडीपी याद रखना है बेटा। क्या याद रखना है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन एग्रीकल्चर में जीडीपी का मतलब क्या है, ग्लाइफोसेट, डाइक्वार्ट और पैराक्वार्ट, तीनों याद रखने हैं। तीनों क्या है, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। क्वेश्चन जो है वो आपका एक बार तो आईसीआर के अंदर पूछा हुआ है, और इसके अलावा आपका जो प्री पीजी का एग्जाम होता है उसके अंदर भी पूछा हुआ, दोनों के अंदर। और इसके अलावा बात करें तो आपके एनएससी और जो एफसीआई है उसके अंदर भी कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए। तो अब एक बात बताओ, सिलेक्टिव याद रखना ज्यादा इजी है नॉन सिलेक्टिव, बस बात खत्म। 3 याद रख लो कि ये नॉन सिलेक्टिव है, बाकी सब कैसे हैं। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं। याद रखने के लिए अपन को तो अपना क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में सही करना है, हमारा मेन मोटिव ये है। सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव का क्वेश्चन आ गया, 3 नाम उसी टाइम याद आ जाने चाहिए। जीडीपी, ये तीनों नॉन सिलेक्टिव है, बाकी सब कैसे हो जाएंगे, सिलेक्टिव हो जाएंगे। कोई दिक्कत आई इसके अंदर, समझ में आ गया, भूलोगे तो नहीं अब, पक्का। ओके चलो लिख लो इसको।
चलो लिख लिया बेटा, ओके। नेक्स्ट बात करें बेटा, एक तो हमारा बेसिस हो गया कौन सा, सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव, मतलब जो चयन कर सकता है और एक वो जो चयन नहीं कर सकता। अब दूसरे हमारे बेसिस की बात कर ले। दूसरा हमारा बेसिस कौन सा है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, चलने की योग्यता या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की योग्यता। तो हम इसको कह सकते हैं चालकता। क्या कह सकते हैं, चालकता। ठीक है, चालकता के आधार पर हमें बात करनी है, मतलब वो चल सकता है या नहीं चल सकता। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर हमारा कोई हर्बिसाइड हमने पौधे पर छिड़काव किया, मान लिया कि पत्तियों पर छिड़काव किया, उसकी वजह से सारी पत्तियां जल गई, लेकिन ना तो तने को कोई नुकसान हुआ ना जड़ों को कोई, सब सेफ है, तो इसका मतलब वो चल सकता है या नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। ठीक है, ये वही बात है, आपको लाकर मैं फर्स्ट बेंच पे बिठा दिया, आप यही बैठे हो, ठीक है, पूरे दिन यही बैठे हो, तो आप कैसे हो, चलने योग्य नहीं हो, मतलब आप उस समय पर जाना नहीं चाहते कि मैं कहीं नहीं जाना चाहता, यही बेस्ट जगह मेरे लिए। लेकिन अगर मैं आपको फर्स्ट बेंच पर बिठाऊं और आप पूरी क्लास में डोलते फिर रहे हो, थोड़ी देर उधर बैठ गए, थोड़ी देर उधर बैठ गए, फिर उधर बैठ गए, फिर बाहर चले गए, फिर वापस आ गए, तो इसका क्या मतलब है कि आप क्या हो, चालक हो, चालाक नहीं हो, क्या हो, चालक हो। मतलब आप ट्रांसलोकेट कर सकते हो, आपको एक जगह पर रखा, लेकिन आप कहां पर फैल गए, पूरे प्लांट के अंदर, पूरी क्लास के अंदर फैल गए। तो अगर पौधे पर हमने किसी हर्बिसाइड का छिड़काव किया और वो वहीं पर रहकर अपना असर दिखाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन ट्रांसलोकेट हर्बिसाइड, या फिर हम इसको कहेंगे कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। क्या कहेंगे बेटा, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। इसका मतलब क्या हो गया, संस्पर्श शाकनाशी। क्या कहेंगे, संस्पर्श शाकनाशी। जिसके कांटेक्ट में आएगा केवल उसी को नुकसान होगा, जिसके कांटेक्ट में नहीं आया उस पर कोई नुकसान नहीं होगा, पौधे के शरीर में फैलने लायक नहीं होता। ठीक है, इसके लिए बात कर ले तो हमारे पास अब जीडीपी में से जी चला गया बेचारा, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसलोकेट हर्बिसाइड है। ठीक है, बचा कौन हमारे पास, पीजी बचा। कौन बचा बेटा, पीजी, ये नाम याद रखना है। ठीक है, कौन है, पैराक्वाट और डाइक्वाट। ठीक है, ओ सॉरी डीपी कर लो। ठीक है, हाँ पीजी नहीं है, डीपी है। ठीक है, कौन सी डीपी है, व्हाट्सएप वाली, वेरी गुड। ठीक है, तो कौन हुआ बेटा, डाइक्वाट और पैराक्वाट। तो डाइक्वाट और पैराक्वाट की हमारे पास दो विशेषताएं आ गई, ध्यान दिया गया किसी ने। पहली क्या विशेषता आई, ये क्या है, अचयनात्मक या अवर्णात्मक है, उसके साथ साथ कैसे है, संस्पर्श है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बनेगा, निम्न में से अचयनात्मक व संस्पर्श शाकनाशी का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसके अंदर से दोनों का नाम याद रखना है, याद रह सकती है चीज। ठीक है, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होगा एग्जामिनर को तो ये बनाएगा, बाकी आपको केवल एक चीज ही दी जाएगी। तो अब कंफ्यूजन रहा क्या इसके अंदर, नहीं ना, हमको बस 2 चीजें याद रखनी है, एक तो अचयनात्मक शाकनाशी कौन से बेटा, जीडीपी, और एक संस्पर्श शाकनाशी कौन से है, डीपी। बस, कोई डाउट इसके अंदर। अब आपको क्वेश्चन पूछ लो कि निम्न में से कौन सा जो है वो हमारा सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, तो आंसर दे सकते हो। 3 को हटा दो, बाकी सब कैसे, सिलेक्टिव। अगर पूछ लो कौन सा जो है वो हमारे लिए संस्पर्श शाकनाशी नहीं है, तो क्या करना है, 2 का नाम याद रखना है, बाकी सारे के सारे संस्पर्श नहीं है। क्लियर है, कोई डाउट रहा, अब याद हो सकती है ये चीज। चलो लिख लो इसको, लिख लिया क्या। नेक्स्ट बात करें बेटा, इसके अंदर ट्रांसलोकेशन के बेसिस पर दूसरा टाइप जो है वो हमारे पास कौन सा है, ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। कौन सा बेटा, ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड को हम क्या कह सकते हैं हिंदी में, जो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ट्रांसलोकेट होता है। याद करो क्या कहते हैं, स्थानांतरित। या फिर अगर हम इंसेक्टिसाइड की बात करें तो हमने एक वर्ड लिखा था सर्वांगी, याद आया क्या, ठीक है, तो वही नाम वापस से याद रखना है। क्या नाम है, सर्वांगी शाकनाशी। क्या कहेंगे बेटा इसको,
सर्वांगी शाकनाशी कहा जाता है। सर्वांगी का मतलब क्या है? ऐसे जो क्या कर सकते हैं, पौधे के शरीर में फैल सकते हैं। किसके शरीर में? जो पौधे के शरीर में फैल जाते हैं। ओके, अब ये फैल जाते हैं पूरे पौधे के शरीर में, इसका मतलब अगर आपने पत्ती पर छिड़काव किया तो पूरा पौधा नष्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, इसके लिए याद क्या रखना, आप मुझे एक बात बताओ, जब हमने कॉन्टैक्ट की बात करी, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड की, वहां पर दो नाम लिखे, एक तो डाइक्वाट और एक पैराक्वाट। हमने स्पेशल पॉइंट भी लिख दिया कि ये कैसे है, अचयनात्मक शाकनाशी है मुख्य रूप से। तो ये कैसे हो जाएंगे? फिर चयनात्मक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बेटा? तो हम कहेंगे कि ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, चयनात्मक शाकनाशी है। कौन से है बेटा? चयनात्मक शाकनाशी होते हैं। अच्छे से याद रखना मैंने क्या लिखा है, मुख्य रूप से। मैंने ये नहीं कहा कि सभी होते हैं, मैंने क्या कहा, मुख्य रूप से होते हैं। क्योंकि एक जो है डीपी का भाई जो इधर आ चुका है, कौन? ग्लाइफोसेट। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें बेटा, इसके अंदर कौन कौन है? एक तो है 2,4-D। ठीक है। 2,4-D का भाई कौन? आइसोप्रोटूरोन। तीसरे जो है वो कौन है हमारे पास? ग्लाइफोसेट। कौन आ गया बेटा? ग्लाइफोसेट। इसके अलावा बात करें कौन आ गया? पेंडिमिथिलीन। कौन आ गया? पेंडिमिथिलीन। और इसके अलावा कौन आया? एट्राजीन। कौन आया बेटा? एट्राजीन। और एट्राजीन का बड़ा भाई इमाजीन। ठीक है, आगे आंसर बेटा। तो अपन को ये इतने सारे नाम जो है 6 नाम याद रखने की जरूरत है या फिर 2 नाम याद रखने की जरूरत है? 2 नाम। ठीक है, ये टेंशन नहीं लेने की 6 नाम याद रखने पड़ेंगे सर, नहीं रखने, आपको 2 नाम याद रखने, डाइक्वाट और पैराक्वाट। वो कॉन्टेक्ट है, बाकी सब कैसे कर दो? ट्रांसलोकेट कर दो। ठीक है। अगर फिर भी तुम्हारा मन नहीं करता, नहीं सर हम तो याद करके रहेंगे, तो याद कर लो। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? 2Ig। कौन है? 2I। ठीक है। 2Ig क्या हो गए? पास हो गए बेटा। क्या हो गए? पास हो गए। ठीक है। 2,4-D, आइसोप्रोटोन, ग्लाइफोसेट, पेंडिमिथिलीन, अट्राजीन और सारे हमारे क्या है? ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है। याद रखना चाहो ट्रिक से तो ट्रिक से याद रखो। 2Ig क्या हो गए? पास हो गए। वो किस में पास हुए? दौड़ में पास हुए। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, फैल रहे हैं पौधे के शरीर में। ठीक है, चलो इसको लिख लें। ये याद करना इजी है या फिर मुश्किल है? मुश्किल है? इजी है? अभी भी मुश्किल लग रहा है क्या तुमको? 2-2, 3-3 नाम याद करने हैं। क्वेश्चंस में बता रहा हूं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, फिर क्या दिक्कत? क्वेश्चन यही आने वाले बेटा। कोई आपसे अलग से नहीं पूछेगा 2,4-D का केमिकल फॉर्मूला क्या है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। नाम आता है 2,4-D का पूरा नाम क्या है, वो तुम्हें अच्छे से पता है। क्या नाम है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-D का नाम नहीं पता होता लिख लो। ठीक है। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इसको कहते हैं। ठीक है। चलो लिख लिया गया। लिख लिया बेटा? या 2,4-D का नाम ही लिख रहे हो अभी तक?